तो आज हम लेक्चर नंबर 1 नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 का पढ़ने जा रहे हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड यूनिट है। ठीक है, तो ये यूनिट पढ़ने के पहले हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, अभी बताया मैंने। ठीक है, एटम के अंदर जो मेन पार्ट होता है, सेंट्रल पॉजिटिव पार्ट, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से रिलेटेड स्टडी जब हम करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं, तो ये सारी स्टडीज किसके अंदर आती है? न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आती है। ठीक है, तो वही हम अभी न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई थी, कब हुई थी? ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने 1911 में क्या किया था? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। तुमने 10th में पढ़ा होगा। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गोल्ड फॉइल से निकल के, और फिर पता चला कि एटम के अंदर जो सेंट्रल पॉजिटिव पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। रदरफोर्ड ने 1911 में बताया। ठीक है, उसके बाद ही न्यूक्लियर पे रिसर्च शुरू हुआ और न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें होती है उसकी डिस्कवरी हुई। प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ये सब पार्टिकल्स रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके वो बॉम्बार्ड होते हैं, उससे रिएक्शंस होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं। फिर अल्फा पार्टिकल्स पता चला, बीटा पार्टिकल्स पता चले, गामा रेज निकलते हैं न्यूक्लियस के अंदर से। तो ये सारी स्टडीज जो आती है वो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंडर आती है। ठीक है, न्यूक्लियस की स्टडी और न्यूक्लियस किस चीज़, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या कंस्टिट्यूएंट है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनके बारे में रिएक्शन स्टडी, उनके बारे में इंटरेक्शन स्टडी, ये सारी स्टडीज आती है न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, सो हम जो अभी पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4 न्यूक्लियर फिजिक्स आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज न्यूक्लियर फिजिक्स? तो सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है? ठीक है, अभी बताया मैंने व्हाट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। ये सपोज करो कि न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में दिख रहे पॉजिटिव चार्जेस, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो ये ब्लू कलर में दिख रहा है ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन इज चार्जलेस, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और ये प्रोटॉन्स, ठीक है, पॉजिटिव प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलके क्या बना है? न्यूक्लियस बना है। न्यूक्लियस के अंदर ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, so what is nuclear physics? It is the branch of physics. It is the branch of physics, okay, deals with the structure of atomic nucleus and their constituents and interactions. ये देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस कैसे दिखता है उसकी स्टडी करना, या उसके अंदर के कंस्टिट्यूएंट्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की स्टडी, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड होके जो इंटरेक्शंस देते हैं। ठीक है, वो सारी स्टडीज किसके अंडर आती है? न्यूक्लियर फिजिक्स के अंडर आती है। ठीक है, और अगर न्यूक्लियस का साइज अगर तुम देखोगे तो एटम के साइज से 10,000 से 1 लाख टाइम्स छोटा होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ओके, न्यूक्लियस इज अबाउट 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 5 टाइम्स स्मॉलर देन द एटम। एटम के एकदम एग्जैक्टली सेंट्रल पार्ट में होता है न्यूक्लियस, और उसका साइज एटम के साइज से काफी कम होता है, काफी छोटा होता है। 10,000 से 1 लाख टाइम्स तक छोटा होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। constituent particles are protons and neutrons, and these protons and neutrons binded together, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, protons and neutrons binded together with strong force, with strong nuclear force. so nuclear force के कारण protons और neutrons binded होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है बहुत स्ट्रांग होता है। अभी मैंने जब स्टार्ट करते वक्त, लेक्चर स्टार्ट करते वक्त बताया 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, और फिर क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है और सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, अब देखो, न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, दैट एनर्जी इज 10 लाख टाइम्स लार्जर देन द एटॉमिक एनर्जी। एटम की जो न्यूक्लियर की जो एनर्जी होती है, न्यूक्लियस की जो एनर्जी होती है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वो बाइंड होते हैं, बहुत स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, और उस स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से जो एनर्जी जनरेट होती है वो एनर्जी 10 लाख टाइम्स ज़्यादा होती है एटॉमिक एनर्जी से। एटॉमिक एनर्जी से काफ़ी स्ट्रांग होती है न्यूक्लियर एनर्जी।
ठीक है। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, जैसे हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन देखते हैं, हमारे इंडिया में तारापुर में न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, कलपक्कम में है साउथ इंडिया में, ठीक है, वहाँ न्यूक्लियर पावर जनरेट करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, और वो कैसे न्यूक्लियर पावर से जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अभी न्यूक्लियर एनर्जी पे रिसर्च चल रहा है। अभी तो हमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, जो भी है कोयले से मिल रही है, कोल से मिल रही है। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी जब पूरे इंडिया में न्यूक्लियर प्लांट्स बनने शुरू होंगे और न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो दैट एनर्जी इज़ वेरी इफिशिएंट एनर्जी। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में न्यूक्लियर एनर्जीज का यूज होता है, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स का यूज होता है। साथ साथ में न्यूक्लियर वेपन, अगर दुश्मन को खत्म करना है, न्यूक्लियर वेपन भी, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह भी बहुत स्ट्रांग होता है। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ पे डाल दिया, ठीक है, किसी कंट्री पे अगर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया, तो न्यूक्लियर बॉम्ब जब बॉम्ब ब्रेक होगा तो उसके बाद कंटिन्यूअस उसमें से न्यूक्लियर रेडिएशंस निकलेंगे। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी तुमने पढ़ा होगा, 10th में हम रेडियो एक्टिव पढ़ते हैं, तो रेडियो एक्टिव इज ऑल्सो न्यूक्लियर फेनोमिना। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी किसको बोलते हैं, अगर मान लो कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो उसमें से कंटिन्यूअस रेडिएशंस और रेज निकलते रहते हैं, अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, बीटा पार्टिकल निकलेंगे या गैमा रेज निकलेंगे। सो उस अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल है, ठीक है, उस किस एलिमेंट का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तुमने पढ़ा होगा, जैसे यूरेनियम एक बहुत पॉपुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो यूरेनियम से कंटिन्यूअसली रेज निकलते रहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली निकलते रहते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज ऐसे निकलते रहते हैं, और वो न्यूक्लियस क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है। तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमिना ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, सो न्यूक्लियर एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, इसलिए इसके एप्लीकेशंस हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में न्यूक्लियर वेपन बनाने के काम में आते हैं, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाना है। ठीक है, और वो बॉम्ब सबसे स्ट्रांग बॉम्ब होता है, क्योंकि एक बार वो बॉम्ब कहीं पे अगर फट जाता है तो उससे जो रेडिएशंस निकलते हैं वो सालों तक वो रेडिएशंस रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज बॉम्ब फूट गया तो रेडिएशंस खत्म, वो रेडिएशन कितने तो भी सालों तक रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, लाइव रहते हैं। ठीक है, और वो आदमी के हेल्थ पे और आदमी की डेथ भी हो सकती है, उससे कैंसर वगैरह, अगर वो रेडिएशन हमने एब्जॉर्ब कर लिया तो हमको कैंसर, ये वो ऑर्गन फेल्यूर, बहुत सारी चीज़ें होती है। तुमको फेमस एग्जांपल पता होगा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो एटम बम, ठीक है, एटम बम से बम फेंकने के बाद उसमें से न्यूक्लियर रिएक्शंस हुए थे। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के दो सिटीज है, उस पर अमेरिका ने बॉम्ब डाला था, दैट इज एटॉमिक बॉम्ब था। लेकिन एटॉमिक बॉम्ब जब ब्रेक हुआ तो उसमें से न्यूक्लियर रेडिएशंस निकले थे, और उसका असर अब तक है। ठीक है, तो न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, उसमें से कंटिन्यूअसली न्यूक्लियर एनर्जीज लिबरेट होती रहती है रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना से। सो न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, न्यूक्लियस की स्टडी और कॉन्स्टिट्यूएंट की स्टडी करना। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, फोर्सेस भी सबसे स्ट्रांगर फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये देखो मैंने एक पिक्चर दिया है, देखो एटम का साइज क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर। तो बहुत छोटा, 10,000 से 1,00,000 गुना छोटा होता है न्यूक्लियस एटम से। ओके, तो अब हम देखेंगे आगे, ये तो हमने न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बेसिक पढ़ा। अभी हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और वो रिएक्शन करके, इंटरेक्शन करके अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं, बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं, गैमा रेस प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशंस होते हैं, निकलते हैं बाहर। जैसे तुम रेडियो एक्टिव एलिमेंट लोगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, एक्टिनाइड सीरीज में। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, तुम एफ ब्लॉक में जाओगे, ठीक है, एफ ब्लॉक में क्या है, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और जो एक्टिनाइड्स की सीरीज है उसमें सारे के सारे एलिमेंट है रेडियो एक्टिव। ठीक है, सब डेंजरस एलिमेंट है एफ ब्लॉक में, नीचे एक्टिनाइड सीरीज में। ये सारे जो एलिमेंट्स है और रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना देते हैं, न्यूक्लियर रेडिएशंस निकलते हैं उन सारे एलिमेंट्स में से। जैसे यूरेनियम सबसे महंगा एलिमेंट अभी के डेट में वर्ल्ड में है यूरेनियम। अगर 1 ग्राम भी यूरेनियम खरीदने जाओगे तो बहुत कॉस्टली है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उसका यूज न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के काम में आता है, और न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है
खासकर कंट्री की ग्रोथ के लिए भी, साथ साथ में अगर हम युद्ध या फिर लड़ाई भी होती है तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी बहुत इफिशिएंट है। ठीक है, तो मैंने बताया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से न्यूक्लियर एनर्जी। अभी लेकिन क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो आंखों से तो दिखते नहीं। न्यूक्लियस का साइज ही 10⁻⁻15 मीटर है। तो उसके अंदर के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या वो जो रिएक्शन करेंगे उसमें से अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज निकलेंगी, वो सब हमको तो दिखेंगे नहीं ना। ठीक है, वो दे आर वेरी स्मॉल, क्योंकि न्यूक्लियस ही स्मॉल है। तो उसके अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने स्मॉल होंगे, वी कैन नॉट डिटेक्ट इजीली। ठीक है, अगर उन चार्ज पार्टिकल्स को, उनको चार्ज पार्टिकल्स भी बोलेंगे क्योंकि प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन को चार्ज लेस है, लेकिन वो भी चार्ज पार्टिकल के कैटेगरी के अंडर आता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल्स है, वो तो इतने छोटे हैं कि हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, नॉर्मली तो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, नॉर्मली तो उसका पता कर नहीं सकते कि उसके अंदर क्या चल रहा है, न्यूक्लियस के अंदर कौन से रेडिएशंस निकल रहे हैं, कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसमें। ये पता करने के लिए क्या होता है, कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन होते हैं। ठीक है, सो डिटेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसे करते हैं, कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करते हैं जो चार्ज पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज को डिटेक्ट करने के काम में आता है, पता करने के काम में आता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर डिटेक्टर्स। तो जो भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन में न्यूक्लियर एनर्जी जो बनती है, तो वहां डिटेक्टर्स लगे होते हैं। क्या डिटेक्ट करने के लिए, न्यूक्लियस के अंदर के रिएक्शन डिटेक्ट करने के लिए, न्यूक्लियस के अंदर के जो पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। अभी ये डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर डिटेक्टर। अभी क्यों जरूरी है न्यूक्लियर डिटेक्टर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना क्यों जरूरी है। अगर मान लो कि किसी शहर में न्यूक्लियर एनर्जी पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ठीक है, तो वहां मॉनिटर करना जरूरी है कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, हम जो न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं, उनको मॉनिटर करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर उस पावर स्टेशन से एक भी पार्टिकल लीक हो गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर उस पावर स्टेशन से लीक हो गया, तो क्या करेगा, पूरा सिटी में फैल जाएगा और रेडियो एक्टिविटी पूरी सिटी में, रेडियो एक्टिव वेव्स पूरे सिटी में फैल जाएगी। तो उससे क्या होता है कि आदमी के हेल्थ पे ज्यादा असर पड़ेगा। इसलिए न्यूक्लियर डिटेक्टर्स न्यूक्लियर पावर स्टेशन में लगाते हैं, ताकि वो जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसको डिटेक्ट कर सके और लीक ना होने दे। ठीक है, सो न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स डिटेक्ट करने के इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर डिटेक्टर्स। देखो, द इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू डिटेक्ट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना है, पता करना है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किए जाते हैं, उनको बोलते हैं न्यूक्लियर डिटेक्टर्स। वो तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट करेंगे, साथ साथ में सब एटॉमिक पार्टिकल जो इंटरैक्शन देंगे, जो रिएक्शन देंगे, क्योंकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोम्बार्ड होके अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज ये सब बनते हैं, तो उसको भी डिटेक्ट करने के काम में आते हैं न्यूक्लियर डिटेक्टर्स। ठीक है, अगर न्यूक्लियर डिटेक्टर्स का वर्किंग प्रिंसिपल किसके बेस्ड पे होता है, देखो, द वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर डिटेक्टर्स बेस्ड ऑन 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक। 3 मैकेनिज्म होते हैं न्यूक्लियर डिटेक्टर्स में, जो डिटेक्ट करते हैं कि ये पार्टिकल्स कौन सा, अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये डिटेक्ट करने के लिए 3 मेन प्रिंसिपल हैं। 3 कौन कौन से प्रिंसिपल है, एक आयोनाइजेशन के फिनोमिना से डिटेक्ट करते हैं, एक फ्लोरोसेंस के फिनोमिना से डिटेक्ट करते हैं, एक फोटोग्राफिक इफेक्ट से डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, सो न्यूक्लियर डिटेक्टर भी अलग अलग टाइप के होते हैं और दे बेस्ड अपॉन डिफरेंट प्रिंसिपल्स। तो जो डिटेक्टर आयोनाइजेशन प्रिंसिपल पे काम करेंगे उनको आयोनाइजेशन डिटेक्टर या आयोनाइजेशन चेंबर बोलेंगे, जो फ्लोरेसेंस से करेंगे उसको सेंटिलेशन बोलेंगे, और जो फोटोग्राफिक इफेक्ट से करेंगे उनको फोटोग्राफिक डिटेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर डिटेक्टर 3 मेन प्रिंसिपल पे काम करते हैं, आयोनाइजेशन, फ्लोरोसेंस और फोटोग्राफिक। आयोनाइजेशन मतलब तुम्हें पता है, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा था, कोई भी आइटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, आयन बन जाता है। ठीक है, या फिर उसको इलेक्ट्रॉन दे दो तो आयन बन जाता है। ठीक है, पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन होता है। तो आयनाइजेशन फिनोमिना से न्यूक्लियर डिटेक्टर काम करते हैं। कोई एक फिनोमिना है फ्लोरोसेंस, कुछ डिटेक्टर फ्लोरोसेंस के बेसिस पे काम करते हैं। फ्लोरोसेंस मतलब एक मटेरियल लो, उस पर शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट उस पर डालो, ठीक है, एक मटेरियल पे, तो वो क्या करेगा, लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट इमिट करेगा, तो वो क्या होगा, चमकेगा। अगर विजिबल में लिमिट करता है तो एक पर्टिकुलर शाइन करता है, फ्लैश ऑफ लाइट दिखता है। फ्लैश ऑफ लाइट मतलब फ्लोरोसेंस।
ठीक है, फोटोग्राफिक इफेक्ट मतलब फोटोग्राफिक प्लेट है, उस पे कोई भी तुम चार्ज पार्टिकल बोम्बार्ड कर रहे हो तो फोटोग्राफिक प्लेट पे ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड फोटोग्राफिक इफेक्ट। तो ये तीन फिनोमिना पे न्यूक्लियर डिटेक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, तीन फिनोमिना। तो टाइप्स क्या होते हैं न्यूक्लियर डिटेक्टर्स के, ये देखेंगे हम। तो देखो, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर डिटेक्टर्स होते हैं गैस फील्ड डिटेक्टर्स, मतलब ऐसे डिटेक्टर जिसमें गैस फील्ड होती है। कौन सी गैस डालते हैं, इनर्ट गैस डालेंगे, आर्गन डालेंगे। ठीक है, तो गैस फील्ड डिटेक्टर्स ऐसे न्यूक्लियर डिटेक्टर जो गैस, जिसमें अंदर गैस फील्ड होती है और गैस का यूज होता है डिटेक्ट करने के लिए चार्ज पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स या गैमा रेस को। तो गैस फील्ड डिटेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, गैस फील्ड डिटेक्टर्स में होते हैं आयनाइजेशन चेंबर, प्रोपोर्शनल काउंटर, गीगर मूलर काउंटर, विल्सन क्लाउड चेंबर और बबल काउंटर। ये जो पांच है ये गैस फील्ड डिटेक्टर्स के कैटेगरी में आते हैं और इनका प्रिंसिपल क्या होता है, आयोनाइजेशन। ये पांचों के पांचों डिटेक्टर किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, आयोनाइजेशन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। गैस फील्ड डिटेक्टर्स ये पांच टाइप के। तो हमको सिर्फ दो डिटेक्टर्स पढ़ना है इस यूनिट में, एक है प्रोपोर्शनल काउंटर और एक गीगर मूलर काउंटर। ये किसके टाइप से, गैस फील्ड डिटेक्टर्स के। अब गैस फील्ड डिटेक्टर्स होता कैसे है, ये प्रोपोर्शनल काउंटर दिखता कैसे है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, ये सब हम आगे देखेंगे। अभी बस इतना तुम इतना पता रखो या इतना जान लो कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर डिटेक्टर्स में होता है गैस फील्ड डिटेक्टर्स, इसमें पांच टाइप्स होते हैं, ये पांचों के पांचों आयनाइजेशन फिनोमिना पे काम करते हैं। सेकेंड होता है सेंटिलेटर्स। ठीक है, सेंटिलेटर्स में एक फेमस एग्जाम्पल है सेंटिलेशन काउंटर, जो फ्लोरोसेंस के बेसिस पे काम करता है, फ्लोरोसेंस फिनोमिना पे काम करता है, वो है सेंटिलेटर्स। एग्जाम्पल क्या है सेंटिलेटर्स का, में कौन सा आता है डिटेक्टर, सेंटिलेशन काउंटर बोलता है। अब ये काउंटर भी है नाम इसका, क्यों काउंटर है, क्योंकि ये क्या आता है, न्यूक्लियर के अंदर जो भी चीजें हो रही है उसको काउंट करता है, पार्टिकल्स को काउंट करता है, न्यूक्लियर के अंदर से जो निकल रहे रेडिएशन को काउंट करता है, इसलिए इनका नाम काउंटर भी है। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल काउंटर, काउंटर वर्ड इसमें दिया है, चेंबर भी दिया है, एक चेंबर टाइप भी होता है, काउंट भी करते हैं ये, इसलिए काउंटर वर्ड भी है, डिटेक्टर को काउंटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो गैस फील्ड डिटेक्टर्स में ये पांच डिटेक्टर्स किस फिनोमिना पे काम करते हैं, आयोनाइजेशन पे। सेकंड जो डिटेक्टर है टाइप सेंटिलेटर्स, उसका एग्जांपल क्या है, सेंटिलेशन काउंटर, किस फिनोमिना पे काम करता है, फ्लोरोसेंस। और थर्ड टाइप फ्लोरोसेंस, देखो इस टाइप का फ्लोरोसेंस होता है, ये जो देखो मटेरियल जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, अगर इसको शॉर्ट वेवलेंथ करें तो एक पर्टिकुलर मटेरियल इस तरीके से फ्लैश ऑफ लाइट चमकेगी, दैट फ्लैश ऑफ लाइट इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस। तो ये पिक्चर में क्या दिख रहा है, ब्लू कलर फ्लोरोसेंस। ठीक है, तो सेंटिलेशन डिटेक्टर और सेंटिलेशन काउंटर्स फ्लोरोसेंस फिनोमिना पे काम करते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप के डिटेक्टर्स है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स, दो सॉलिड स्टेट से बने होते हैं। ठीक है, उसमें है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बने हुए डिटेक्टर, वो किसके अंडर आता है, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स के अंदर आता है। और सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स भी कौन से फिनोमिना पे काम करते हैं, आयोनाइजेशन फिनोमिना पे काम करते हैं। ठीक है, तो हमने तीन टाइप्स के डिटेक्टर देखे, गैस फील्ड डिटेक्टर, उसमें पांच डिटेक्टर्स है, उसमें दो डिटेक्टर्स हमें पढ़ना है, प्रोपोर्शनल काउंटर और गीगर मूलर काउंटर। सेंटिलेशन डिटेक्टर होता है जो फ्लोरोसेंस पे काम करता है, और तीसरा जो होता है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, वो भी आयनाइजेशन फिनोमिना पे काम करते हैं। ठीक है, तो हम जो पढ़ेंगे वो दो डिटेक्टर्स पढ़ेंगे, गैस फील्ड डिटेक्टर्स हमारे कोर्स में है, एक प्रोपोर्शनल काउंटर पढ़ेंगे और गीगर मूलर काउंटर पढ़ेंगे। ये दोनों के दोनों डिटेक्टर आयोनाइजेशन फिनोमिना पे काम करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से ये डिटेक्टर्स किस तरीके से काम करते हैं, कैसे अपने अंदर आने वाले चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, कैसे पता चलता है कि न्यूक्लियस में से न्यूक्लियर रेडिएशंस निकल रही है, कैसे ये डिटेक्ट करते हैं, इसका सब हम फिनोमिना पढ़ने वाले हैं गैस फील्ड डिटेक्टर्स। ये दो गैस फील्ड डिटेक्टर्स पढ़ेंगे। गैस फील्ड इसलिए बोला है क्योंकि ये डिटेक्टर जब बनते हैं तो उसके अंदर गैस डाली जाती है और वो गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी गैस से आयनाइजेशन होता है और उसी गैस से पता चलता है कि आने वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है कि गैमा रेज है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल काउंटर और गीगर मूलर काउंटर। ठीक है, ये सब किस फिनोमिना पे काम करते हैं, ये आयोनाइजेशन फिनोमिना पे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे प्रोपोर्शनल काउंटर। ओके, प्रोपोर्शनल काउंटर, इसका नाम प्रोपोर्शनल क्यों है ये मैं आगे बताऊंगा। अभी प्रोपोर्शनल काउंटर का एक कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कैसा होता है प्रोपोर्शनल, कैसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें हैं कैसे डिटेक्ट करते हैं, पता कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल काउंटर जो
सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के काम में आता है, पता करने के काम में आता है। तो देखो कैसे होता है ये प्रोपोर्शनल काउंटर। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम आ गया, एक मिनट। ओके, प्रोपोर्शनल काउंटर। तो हम देखेंगे कि प्रोपोर्शनल काउंटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, इट इज बेसिकली गैस फील्ड आयोनाइजेशन बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर डिटेक्टर। ये अभी बताया कि ये क्या है, ये किस कैटेगरी में आता है, गैस फील्ड काउंटर की कैटेगरी में आता है। और इसका फिनोमिना क्या है, आयोनाइजेशन फिनोमिना पे ये काम करता है। प्रोपोर्शनल काउंटर गैस फील्ड की कैटेगरी में आता है, आयोनाइजेशन बेस्ड फिनोमिना पे काम करता है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन देखेंगे इसका कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें होता है एक ट्यूब, सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है। ये देखो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ठीक है, हॉलो होता है अंदर से। ठीक है, सॉलिड नहीं होता, अंदर से हॉलो होता है, अंदर स्पेस होती है, जगह होती है। ये है सिलेंडर से हॉलो कॉपर सिलेंड्रिकल ट्यूब। ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है 2 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ जो होती है 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये है हॉलो कॉपर सिलेंड्रिकल ट्यूब। ये हम कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं प्रोपोर्शनल काउंटर का। प्रोपोर्शनल काउंटर के कंस्ट्रक्शन में एक हॉलो कॉपर सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है ये, जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर और जो उसकी डायमीटर होती है 2 सेंटीमीटर। ओके, और उसके अंदर हम फील करते हैं गैस को। ये गैस फील्ड काउंटर के अंदर है, गैस फील्ड आयोनाइजेशन बेस्ड न्यूक्लियर डिटेक्टर है। इसके अंदर हम गैस फील करते हैं, 90% आर्गन होगा, इनर्ट गैस, और 10% मीथेन। ये गैस का क्या रोल है, जब हम इसका वर्किंग पढ़ेंगे तो बताऊंगा। इसके अंदर गैस होती है 90% आर्गन और 10% मीथेन। ठीक है, इसमें 90% आर्गन है। आर्गन गैस का बहुत बड़ा रोल होता है न्यूक्लियर पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए। ये किस फिनोमिना पे डिटेक्ट करता है, आयोनाइजेशन, ये मैं बताऊंगा वर्किंग में। ठीक है, तो अभी इसमें जान लो कि ये क्या है, हॉलो कॉपर ट्यूब, उसके अंदर गैस भरी हुई है, 10% मीथेन है, 90% आर्गन है। ठीक है, और इसके अंदर जो गैस का प्रेशर है, जो गैस भरी है आर्गन और मीथेन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गैस भरी है। प्रेशर कितना है अंदर गैस का, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 180। ठीक है, बीच में क्या है, टंगस्टन वायर लगाया हुआ है। ठीक है, ये बीच में जो है टंगस्टन वायर एक इलेक्ट्रोड के फॉर्म में लगाया, ये जो ग्रीन दिख रहा है दैट इज टंगस्टन वायर। ठीक है, बीच में सिलेंडर के बीच में टंगस्टन वायर लगाया हुआ है। और ये जो दिख रहा है रेक्टेंगल ऐसे, वो रेक्टेंगल क्या क्यों लगाया है, इंसुलेट करने के लिए। क्योंकि ये देखो ये मेटालिक सिलेंडर है, कॉपर से बना हुआ, ये टंगस्टन वायर है। तो टंगस्टन वायर ये कॉपर से बने हुए सिलेंडर को टच नहीं करना चाहिए सरफेस पे, इसलिए उसको इंसुलेट किया है। ये जो 2 रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं ये ब्लू कलर के, वो इंसुलेट करने के लिए। तो बीच में टंगस्टन वायर है और ट्यूब के अंदर बराबर बीच में टंगस्टन वायर लगाया हुआ है। ठीक है, ये टंगस्टन वायर को ए बोला है। ठीक है, और फिर बाद में क्या किया है, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए एक हाई टेंशन बैटरी लगाई है, वोल्टेज सोर्स लगाया है, जिसमें से कितना वोल्टेज दे रहे हैं हम, 700 वोल्ट। तो देखो ये है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये जा रहा है किसको, टंगस्टन को। ठीक है, ये देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, रेसिस्टेंस के थ्रू, रेसिस्टर के थ्रू टंगस्टन को जा रहा है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल टंगस्टन वायर को जा रहा है, इसलिए टंगस्टन वायर पे कौन सा साइन दिया मैंने, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एनोड, तो टंगस्टन वायर विल एक्ट एज अ एनोड। और ये देखो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये अर्थिंग किया है यहाँ, और वो जा रहा है सिलेंडर को, सिलेंडर की सरफेस को। तो सिलेंडर इज एक्टिंग लाइक अ कैथोड। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ लिखा है हॉलो कॉपर सिलेंड्रिकल ट्यूब मतलब कैथोड। क्यों, कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का दिया है, तो वो एक्टिंग एज अ कैथोड। और जो है टंगस्टन वायर विल एक्ट एज अ एनोड, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिया है। ठीक है, बैटरी का रोल भी क्या होता है, बैटरी 700 वोल्ट सप्लाई कर रही है। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, टंगस्टन वायर विथ रिस्पेक्ट टू सिलेंडर। ठीक है, कॉपर सिलेंडर और टंगस्टन वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं 700 वोल्ट का, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल अटैच किया टंगस्टन वायर को, नेगेटिव टर्मिनल अटैच किया है कॉपर सिलेंड्रिकल ट्यूब को। तो ट्यूब इज एक्टिंग लाइक अ कैथोड बिकॉज नेगेटिव टर्मिनल, और जो टंगस्टन वायर जो बीच में उसको अटैच किया टंगस्टन वायर, इसको टंगस्टन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, उसको पॉजिटिव टर्मिनल अटैच किया है, तो इट इज एक्टिंग लाइक अ एनोड। ठीक है, तो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन है। ओके, और आगे क्या किया है, अगर हमको ये जो भी यहाँ से सिग्नल मिलेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा, तो उस सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए एम्पलीफायर लगाया है। ठीक है, एम्पलीफायर क्या होता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, बड़ा करता है। अगर स्मॉल सिग्नल है उसको एम्पलीफाई कर देगा। उसके बाद इसको डिस्क्रिमिनेटर लगा है। डिस्क्रिमिनेटर क्यों लगाया है, अगर मान लो कि हमें बहुत कम वोल्टेज के पल्सेस मिले यहाँ से,
ठीक है, यहाँ से जो भी आउटपुट मिल रहा है, ये देखो ये आउटपुट ग्रीन वाला, ग्रीन ग्रीन टंगस्टन वायर से जो भी आउटपुट मिल रहा है वो एम्पलीफायर से जा रहा है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेटर में जा रहा है। तो डिस्क्रिमिनेटर में अगर आउटपुट बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल वोल्टेज है एकदम आउटपुट, तो उसको क्या करना पड़ेगा, निग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेटर उसको क्या करेगा, कट ऑफ कर देगा, हटा देगा। जो वही सिग्नल अलाउ करेगा जो सिग्नल अच्छे है, एम्पलीफाई होके आए हैं और जो सिग्नल का स्ट्रेंथ ज्यादा है। जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है उसको पास करेगा, वीक सिग्नल को डिस्क्रिमिनेटर हटा देगा, कट ऑफ कर देगा। और उसके बाद यहाँ काउंटर लगाया वो जो सिग्नल को काउंट करेगा। ठीक है, काउंटर लगाया। अगर मान लो कि इस ट्यूब के अंदर कोई अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल आया, तो काउंटर क्या करेगा, उसको सिग्नल दिखा देगा, करंट सिग्नल या वोल्टेज पल्स दिखा देगा और बोलेगा कि हाँ एक अल्फा पार्टिकल है ट्यूब के अंदर। दो अल्फा पार्टिकल आया तो 2 बार काउंट करेगा, 3 आया तो 3 बार काउंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये न्यूक्लियर डिटेक्टर काम करेगा। इसका प्रिंसिपल मैं बताता हूँ कैसे काम करता है ये प्रोपोर्शनल काउंटर। अभी बस कंस्ट्रक्शन में जान लो कि एक टंगस्टन वायर है, बीच में कॉपर ट्यूब है, टंगस्टन वायर विल एक्ट एज अ एनोड, कॉपर ट्यूब एक्ट एज अ कैथोड, और उसको हम हाई टेंशन बैटरी से वोल्टेज दे रहे हैं। उस ट्यूब के अंदर 10% मीथेन और 90% आर्गन गैस भरी हुई है। ठीक है, और ये जब एक्सटर्नल अरेंजमेंट है डिटेक्ट करने के लिए एम्पलीफायर, डिस्क्रिमिनेटर और काउंटर लगाया हुआ है। ठीक है, तो अभी एक्चुअली क्या होता है इस ट्यूब के अंदर, क्या होता है, किस मैकेनिज्म, जैसे आयोनाइजेशन बताया तो कैसे होता है ये मैं अभी बताऊंगा वर्किंग में इसके। ठीक है, तो वर्किंग देखो इसकी। अभी मैंने ये ट्यूब के अंदर क्या है, आर्गन एटम्स। ठीक है, अभी इसकी वर्किंग मैं दिखाऊंगा। ये है वर्किंग, यह है ट्यूब। अभी मैं उस ट्यूब को बड़ा करके दिखा रहा हूँ वर्किंग में। ठीक है, कैसे वर्क करता है। यह है कॉपर सिलेंड्रिकल ट्यूब। ठीक है, और बीच में टंगस्टन वायर, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, टंगस्टन वायर इज एक्टिंग एज एनोड, और जो कॉपर ट्यूब है वो एक्टिंग एज ए कैथोड, वो नेगेटिव है। ठीक है, उसको हमने वोल्टेज दिया है 700 वोल्ट बैटरी से। अब इस ट्यूब के अंदर क्या होता है, आर्गन एटम्स रहते हैं। ठीक है, ये है आर्गन एटम्स। ठीक है, ये आर्गन गैस होता है। मैंने बोला कि ट्यूब के अंदर गैस भरी हुई है, 90% आर्गन है, 10% मीथेन है। ये आर्गन गैस के अंदर के एटम्स है, ये आर्गन के एटम्स है। अब अगर मान लो चार्ज पार्टिकल्स बाहर से आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, डिटेक्टर है, ये डिटेक्ट करेगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल आजू बाजू प्रेजेंट है, या चार्ज पार्टिकल अगर इस ट्यूब के अंदर आ रहा है तो ये डिटेक्ट करेगा, पता करेगा कि वो न्यूक्लियर रेडिएशन कौन सा है, अल्फा है, बीटा पार्टिकल्स है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी मान लो कि ये है चार्ज पार्टिकल्स, बाहर से कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है। ये कहां से आ रहा है चार्ज पार्टिकल, न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियर के अंदर के चार्ज पार्टिकल और न्यूक्लियर के अंदर के रिएक्शंस और इंटरैक्शंस को हमको डिटेक्ट करने के लिए प्रोपोर्शनल काउंटर का यूज करते हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल कहां से आ रहा है, न्यूक्लियस से आ रहा है, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से आ रहा है ये चार्ज पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल हो सकता है, बीटा पार्टिकल हो सकता है, गैमा रेज हो सकती है, न्यूट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है। ठीक है, तो वो जैसे आएगा इस ट्यूब के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये देखो, ये आके ट्यूब के अंदर के, जो ट्यूब के अंदर अगर चला जाएगा तो ये जो गैस एटम्स है, आर्गन गैस एटम्स के साथ कोलाइड करेगा। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है वेरी हाई एनर्जी के साथ आता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस में से जो भी चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, गैमा पार्टिकल्स और बीटा, गैमा रेज और बीटा पार्टिकल्स बहुत हाई एनर्जी से निकलते हैं, तो बहुत फास्ट आएगा। फास्ट आने के बाद ये बहुत एनर्जी होती है इसमें ज़्यादा, तो ये ज़्यादा एनर्जी के साथ आर्गन एटम के साथ कोलाइड करेगा, तो अपनी एनर्जी आर्गन को दे देगा। तो आर्गन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन, आर्गन एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और आर्गन क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, आर्गन एटम के साथ कोलाइड होकर आर्गन एटम को आयोनाइज कर रहा है, मतलब आर्गन एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, और आर्गन खुद आयन बन रहा है। तो देखो कैसे हो रहा है, ये चार्ज पार्टिकल है, कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद ये देखो, कोलाइड करने के बाद आर्गन एटम बन गया Ar+, आर्गन आयन बन गया, और आर्गन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे आयोनाइजेशन। इस प्रोसेस पे इस प्रोपोर्शनल काउंटर का डिटेक्शन इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसलिए इसको ये आयोनाइजेशन कैटेगरी में आता है, इसलिए इसको प्रोपोर्शनल काउंटर बोलते हैं, और ये आयोनाइजेशन फिनोमिना पे काम करता है। चार्ज पार्टिकल आया, आर्गन एटम के साथ कोलाइड किया, आर्गन एटम के साथ कोलाइड करने के बाद आर्गन एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, और आर्गन एटम क्या बन गया, आयन बन गया, क्योंकि अगर आर्गन एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो आयन बन जाएगा। तो ये आर्गन एटम बन गया आयन Ar+,
और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये किसके कारण? चार्ज पार्टिकल आया बाहर से। वो चार्ज पार्टिकल कोई भी न्यूक्लियर पार्टिकल्स हो सकता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा, गामा रेस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है। ये चार्ज पार्टिकल आया कहाँ से? न्यूक्लियस में से आया। उसी को तो डिटेक्ट करना है, न्यूक्लियर के अंदर के पार्टिकल्स को ही तो डिटेक्ट करना है। तो डिटेक्शन के लिए ये प्रोपोर्शनल काउंटर यूज होता है। आया, कोलाइड किया, इलेक्ट्रॉन निकाला और Ar+ बन गया, आर्गन एटम का आर्गन आयन बन गया। तो अब क्या कर रहे हैं कि आर्गन एटम है प्लस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल बैटरी से इसको पोटेंशियल दे रहे हैं 700 वोल्ट का। तो पोटेंशियल दे रहे हैं तो ये पोटेंशियल क्या करेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? ये जो पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, पॉजिटिव आर्गन के पॉजिटिव आयंस किसके तरफ जाएंगे? कैथोड के तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो जाएगा नेगेटिव की तरफ। कैथोड क्या है यहाँ पे? सिलेंडर। सिलेंडर का जो सरफेस है वो कैथोड है, तो Ar जाएंगे सिलेंडर के सरफेस की तरफ। और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, तो ये जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ जमा होंगे? टंगस्टन वायर के पास जाएंगे। Ar कहाँ जाएगा? सिलेंडर के सरफेस के पास जाएगा, क्योंकि सिलेंडर की सरफेस है नेगेटिव, क्योंकि हाई टेंशन बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल कहाँ अटैच किया है? सिलेंडर की सरफेस पे। पॉजिटिव कहाँ अटैच किया है? टंगस्टन वायर पे। तो इससे जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है इसके अंदर, वो पुश करेगी इलेक्ट्रॉन और आर्गन को अपने अपने जगह जाने के लिए। तो आर्गन कहाँ जाएगा? नेगेटिव के पास, मतलब सिलेंडर सरफेस पे। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के पास। तो देखो, ये आर्गन एटम है, चार्ज पार्टिकल आया, आर्गन एटम के साथ इंटरेक्ट किया तो आर्गन आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन बन गया। इसको बोलते हैं आयन पेयर, ठीक है। Ar+ प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। क्यों? चार्ज पार्टिकल ने आर्गन के अंदर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया और आर्गन आयन बन गया। अभी बताया मैंने Ar+। तो देखो ये क्या होगा? इसके बाद सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो एरो नीचे के डायरेक्शन, सारे इलेक्ट्रॉन्स, अभी क्या होगा? यहाँ ये चार्ज पार्टिकल आया, ये आर्गन को बॉम्बार्ड किया एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव होकर इधर बॉम्बार्ड करेगा, इस आर्गन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन होकर इधर बॉम्बार्ड करेगा इलेक्ट्रॉन। हर आर्गन एटम्स को हर आर्गन एटम आयंस बन जाएंगे और उसमें से हर आर्गन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जमा हो जाएंगे? टंगस्टन वायर के पास जमा हो जाएंगे, क्योंकि टंगस्टन वायर है पॉजिटिव चार्ज। और आर्गन एटम कहाँ जाएंगे? आर्गन जो आयन बना, आर्गन एटम के साथ चार्ज पार्टिकल कोलाइड हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, कोलाइड होगा चार्ज पार्टिकल, ये फिर इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, कोलाइड होगा आर्गन एटम के साथ, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। तो हर आर्गन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ जाएंगे, पॉजिटिव एनोड के पास आ जाएंगे, टंगस्टन वायर के पास आ जाएंगे। और आर्गन आयन कहाँ चले जाएंगे? सिलेंडर के सरफेस पे जमा हो जाएंगे ऊपर की तरफ। ये देखो, आर्गन जो एटम्स हैं, आर्गन एटम्स ये ऊपर की तरफ जमा हो जाएंगे। ये देखो, अब मैं बता रहा हूं, ये देखो एनिमेशन में दिख रहा है, ठीक है। ये जो एरो, ये जो एरो है, आर्गन एटम्स ऊपर चले जाएंगे या नीचे आ जाएंगे। ये देखो सरफेस, ये सिलेंडर की सरफेस है, वो है नेगेटिवली चार्ज, तो ये आर्गन आयंस जो है सिलेंडर की सरफेस पे जमा हो जाएंगे। ये देखो नीचे की सरफेस पे भी जमा हो गए, ऊपर के सरफेस पे जमा हो गए। क्यों? क्योंकि आर्गन है पॉजिटिवली चार्ज और सिलेंडर की सरफेस है नेगेटिवली चार्ज, इसलिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाता है। तो सिलेंडर के सरफेस पे आर्गन आइटम्स जमा हो जाएंगे, आर्गन आयंस जमा हो जाएंगे और टंगस्टन वायर के पास क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो आर्गन एटम्स का आयोनाइजेशन होकर आर्गन आयंस जमा हो गए एनोड के पास, कैथोड के पास मतलब सिलेंडर सरफेस पे, और इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए एनोड के पास मतलब टंगस्टन वायर पे। और ये जो एरो दिखा रहा हूं मैं, ये एरो क्या है? इलेक्ट्रॉन मतलब मूव कर रहा है बीच के इलेक्ट्रोड के पास मतलब टंगस्टन वायर के पास। और ये जो एरो है आर्गन के साथ दिखा रहा हूं, आर्गन जमा हो रहे हैं सिलेंड्रिकल सरफेस पे, ऊपर भी और नीचे भी। और ये जो बड़ा एरो है वो क्या दिखाता है? ये देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है कैथोड और ये है पॉजिटिव टर्मिनल है एनोड, ये वाला बीच वाला, और ये सरफेस जो है वो नेगेटिव है। ये पूरा सिलेंड्रिकल सरफेस जो है नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसलिए ये एरो जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन। यही इलेक्ट्रिक फील्ड आर्गन आयन और इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है? पुश कर रही है अपनी अपनी जगह जाने के लिए। अगर हम ये बैटरी हटा दे तो इलेक्ट्रॉन जैसे है वैसे ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह नहीं जाएगा। अगर ये बैटरी इसीलिए लगाया है ताकि जो इलेक्ट्रॉन और जो आयोनाइजेशन हो रहा है, जो आर्गन और इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, वो अपनी अपनी जगह जा सके, एक्सिलरेट कर सके। एक्सिलरेट करने के लिए यहाँ बैटरी लगाई। तो बैटरी का भी पोटेंशियल हाई है, 700 वोल्ट मतलब हाई टेंशन बैटरी है, हाई वोल्टेज है। तो यही बैटरी के कारण आर्गन क्या कर रहा है? आर्गन बराबर अपने आर्गन आयंस
सिलेंड्रिकल सरफेस पे जमा हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन सेंट्रल इलेक्ट्रोड पे जमा हो रहे हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन फिर क्या होते हैं, ये जो टंगस्टन वायर पे जमा होके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये टंगस्टन वायर पे जमा होके बाहर निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ करंट पल्स, वोल्टेज पल्स के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। और वही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिटेक्ट करेगा। कौन डिटेक्ट करेगा? ये ट्यूब के अंदर का मैकेनिज्म बताया। और जो भी इलेक्ट्रॉन्स जमा होंगे बीच में, ये जो बीच वाले टंगस्टन वायर पे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए वो बाहर निकलेंगे करंट के फॉर्म में। और ये करंट को, ये वोल्टेज पल्स या करंट पल्स को ये एम्पलीफाई करेगा। अगर करंट पल्स की स्ट्रेंथ वीक है तो ये डिस्क्रिमिनेट कर देगा, हटा देगा, कट ऑफ कर देगा। अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल है तो काउंट करेगा। स्ट्रॉन्ग सिग्नल का मतलब है हमारे ट्यूब के अंदर कोई न्यूक्लियर पार्टिकल प्रेजेंस है। वो अल्फा पार्टिकल हो सकता है, बीटा पार्टिकल्स हो सकता है, गैमा रेज हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकता है, प्रोटॉन्स हो सकता है। तो इस ट्यूब के अंदर के मैकेनिज्म को बताया आयोनाइजेशन। और जो आयोनाइजेशन मैकेनिज्म से जो इलेक्ट्रॉन्स बीच में आते हैं वो ट्रैवल करते हैं एक्सटर्नल सर्किट से, और ये ट्रैवल करके यहाँ पे सिग्नल देते हैं। सिग्नल को एम्पलीफाई करता है एम्पलीफाई, और काउंटर काउंट करता है। अगर मान लो एक सिग्नल को काउंट किया, इसका मतलब एक चार्ज पार्टिकल ट्यूब के अंदर आया है। दो काउंट किया मतलब दो चार्ज पार्टिकल ट्यूब के अंदर आए हैं। तीन काउंट किया मतलब तीन चार्ज पार्टिकल ट्यूब के अंदर आए। तो अभी हमने सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ा। एक चार्ज पार्टिकल जब आता है तो इस तरीके का फिनोमिना होता है। आयोनाइजेशन होता है, एआर जाता है सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन जाता है सेंट्रल इलेक्ट्रोड पे। जो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल इलेक्ट्रोड पे जमा हो रहे हैं वो करंट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करंट प्रोड्यूस करेंगी। तो वो करंट को हम डिटेक्ट करते हैं, करंट सिग्नल को हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इस करंट को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन करंट। क्योंकि ये करंट आयोनाइजेशन से प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए इसको आयोनाइजेशन करंट बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से निकल के हम उसको डिटेक्ट करते हैं। अगर वो काउंटर ने काउंट किया एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिक पल्स, तो एक चार्ज पार्टिकल इस ट्यूब के अंदर आया, समझ लेना। अगर दो काउंट किया तो दो चार्ज पार्टिकल इस ट्यूब के अंदर आए। इस तरीके से ये फिनोमिना होता है। और इसमें देखेंगे कि एक्चुअल में इसको प्रोपोर्शनल काउंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आउटपुट पल्स मिल रही है, आउटपुट सिग्नल जो मिल रहा है, आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो मिल रहा है, करंट मिल रहा है, वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना सिग्नल स्ट्रांग होगा, जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना सिग्नल वीक होगा। तो नंबर ऑफ जो साइज ऑफ आउटपुट पल्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स पे। सो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल्स को भी प्रोपोर्शनल होते हैं। ये देखो प्रोपोर्शनल वर्ड यहाँ यूज किया, इसलिए इसको प्रोपोर्शनल काउंटर बोलते हैं। जो भी हमको सिग्नल मिल रहा है बाहर, आउटपुट पल्स मिल रही है, इलेक्ट्रिक सिग्नल मिल रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आयोनाइजेशन, एंड नंबर ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वहां प्रोड्यूस, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे उतना स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशन होगा, उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। तो जितने कम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे उतना वीक सिग्नल होगा और कम आयोनाइजेशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे हैं टंगस्टन वायर पे, टंगस्टन इलेक्ट्रोड पे, तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारे चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं। तो इसका मतलब वो काउंट भी ज्यादा करेगा। अगर, क्योंकि काउंटिंग किस पे डिपेंड है? नंबर ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स और उसके एनर्जी पे डिपेंड है, आयोनाइजिंग पार्टिकल की एनर्जी पे डिपेंड है। जितने ज्यादा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा काउंट करेगा। इसका मतलब उतने ज्यादा चार्ज पार्टिकल बाहर से अंदर आ रहे हैं ट्यूब में। ठीक है, तो इसका अगर इक्वेशन देखते हैं तो देखो n इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय डब्ल्यू। डेल्टा ई मतलब अगर चार्ज पार्टिकल आ रहा है तो क्या होता है? चार्ज पार्टिकल आर्गन एटम से कोलाइड करता है तो एनर्जी लूज करता है। तो डेल्टा ई क्या हुई? एनर्जी लॉस बाय द चार्ज पार्टिकल। और W क्या हुआ? एनर्जी, एवरेज एनर्जी यूज फॉर जनरेशन ऑफ वन आयन पेयर। आयन पेयर किसको बोलेंगे? Ar प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। आर्गन आयन और इलेक्ट्रॉन की पेयर को बोलते हैं आयन पेयर। ठीक है, तो W क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट आयन पेयर। और डेल्टा E क्या है? एनर्जी लॉस बाय द चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज कितना होता है? MnE। ठीक है, ये चार्ज का इक्वेशन है MnE। ठीक है, एन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ आयन पेयर्स। मतलब आर्गन और इलेक्ट्रॉन की पेयर को बोलते हैं आयन पेयर। जितने ज्यादा आयन पेयर प्रोड्यूस होंगे उतना ज्यादा आयनाइजेशन करंट होगा। ठीक है, ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। एम क्या है? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। क्यों? ये एम क्या है? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मतलब क्या है? जैसे क्या हो रहा है? चार्ज पार्टिकल बोम्बार्ड कर रहा है आर्गन एटम के साथ, तो आर्गन प्लस Ar प्लस जनरेट हो रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन, और वही इलेक्ट्रॉन आगे मूव करके और आर्गन के साथ टकरा रहा है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन तैयार होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, वो फैक्टर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। एम मतलब नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन कितने बार मल्टीप्लाई होकर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स
तैयार कर रहा है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। तो क्यू एम ई, तो ई एन की जगह मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, डेल्टा ई बाय डब्ल्यू। देखो Q इज इक्वल टू एम एन ई, एम इज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने बार मल्टीप्लाई होकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तैयार किया है आर्गन एटम के साथ कोलाइड करके। एन मतलब नंबर ऑफ आयन पेयर्स, और ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो Q इज इक्वल टू एम एन ई, एन की जगह हम ये रख सकते हैं डेल्टा ई बाय डब्ल्यू। तो डेल्टा ई बाय डब्ल्यू लिखा, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई। इससे क्या मिला, चार्ज है जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है टोटल, दैट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई, मतलब साइज ऑफ चार्ज मतलब करंट, चार्ज साइज ऑफ आउटपुट पल्स इज प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा ई, एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज पार्टिकल। इसलिए इसको प्रोपोर्शनल काउंटर बोलते हैं, क्योंकि साइज ऑफ आउटपुट पल्स, साइज ऑफ करंट पल्स, जो भी बाहर का सिग्नल जो मिल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं टंगस्टन वायर पे, वो जो एक्सटर्नल सर्किट से बाहर निकल रहे हैं, वो दे रहे हैं हमको आउटपुट पल्स, और वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा आयनाइजेशन होगा और उतना स्ट्रॉन्ग पल्स तैयार होगा। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन क्या है प्रोपोर्शनल काउंटर के, इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट द गामा रेज, बीटा पार्टिकल्स, इट ऑल्सो यूज टू मेजर द एनर्जी ऑफ गामा रेज, एक्स रेज, बीटा पार्टिकल्स, मीजॉन, प्रोटॉन्स। ये सारे के सारे गामा रेज, बीटा पार्टिकल, मीजॉन, प्रोटॉन्स, ये सब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर कभी कभी फोटोन भी जनरेट होता है, मतलब एक्सरेज भी जनरेट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, फोटोन जनरेट होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर के सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के काम में क्या आता है, प्रोपोर्शनल काउंटर। इट कैन बी डिटेक्ट टू लो एक्सरेज, गामा रेज, बीटा पार्टिकल, मीजॉन। मीजॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन से मीजॉन बनता है, मीजॉन, प्रोटॉन्स, ये सारे के सारे डिटेक्ट करने के काम में आता है प्रोपोर्शनल काउंटर। और ये न्यूट्रॉन को भी डिटेक्ट कर सकता है, भले ही न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन इज चार्जलेस, लेकिन न्यूट्रॉन किसके अंदर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर, उसको भी डिटेक्ट करने के काम में आता है प्रोपोर्शनल काउंटर। सो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ प्रोपोर्शनल काउंटर, बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, मीजॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सारे न्यूक्लियर रेडिएशन, मतलब ये सारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये न्यूक्लियर रेडिएशन को डिटेक्ट करने के काम में आता है प्रोपोर्शनल काउंटर। ठीक है, तो ये इस तरीके का वर्किंग प्रिंसिपल है। ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से आयोनाइजेशन होता है, चार्ज पार्टिकल बाहर आता है, आर्गन आयन क्रिएट होता है, आयन पेयर क्रिएट होती है, और ये आयन पेयर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीच में मूव होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ, और जो आर्गन आइटम्स है वो सरफेस पे जमा हो जाते हैं, इसलिए आयोनाइजेशन करंट आता है। ये आयोनाइजेशन करंट हम डिटेक्ट करते हैं किससे, ये यहाँ से बाहर निकलता है, एम्पलीफायर से एम्पलीफाई होता है, डिस्क्रिमिनेटर लो सिग्नल को रिमूव करता है, और काउंटर क्या करता है, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक सिग्नल को काउंट करता है। जितने ज़्यादा सिग्नल मिलेंगे उतना ज़्यादा काउंट रेट होगा, और जितना ज़्यादा काउंट्स होंगे इसका मतलब जितने ज़्यादा काउंट्स होंगे इसका मतलब उतने ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स इस ट्यूब के अंदर आ रहे हैं। इस तरीके से हमने प्रोपोर्शनल काउंटर का कंस्ट्रक्शन देखा, वर्किंग देखी, और साथ साथ में हमने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर डिटेक्टर देखे और न्यूक्लियर फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देखा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हम गीगर मूलर काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। ये भी सिमिलर ही है प्रोपोर्शनल काउंटर की तरह, ठीक है, लेकिन वो उसका थोड़ा फिनोमिना अलग है। ठीक।